मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। लीजिए श्रोताओं, बातों बातों में आज एक और एपिसोड, और वो भी आप सबका जो बेहद खास प्रोग्राम है हमराही, वही लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों, हमराही प्रोग्राम के बारे में आप सब अब तक काफी कुछ जान चुके हैं, समझ चुके हैं। ये प्रोग्राम दरअसल क्यों लाना पड़ा, ये भी आप सब समझ चुके हैं, क्योंकि हमराही नाम है एक एहसास का, जो कभी होता है तो कभी नहीं होता है। हमराही प्रोग्राम नाम है उस विश्वास का जो कभी टूटता है तो कभी बनता है। इन्हीं एहसासों विश्वासों के बीच में झूलती कहीं जिंदगियां होती हैं, कहीं नहीं होती है। लेकिन ये जिंदगियां कैसे अपने आप को संवारती हैं, कैसे अपने आप को तैयार करती हैं समाज के उस दोहरे चरित्र को स्वीकार करने के लिए, बस इसी को जानने परखने का नाम हमराही है। तो लीजिए, आज भी हमारे साथ हमारे ऐसे ही दो मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और आज जो मेहमान हमारे बीच में हैं, उनका नाम है मनोज सोनी जी और उनकी धर्म पत्नी चंदा सोनी जी। तो आप दोनों का स्वागत है रेडियो मधुबन पर, मनोज जी और चंदा जी। संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। मधुबन प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले मनोज जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में, आपके जीवन के बारे में और आपके साथ जो भी कुछ शारीरिक समस्या हो उसके बारे में जरा बताएं। जी संदीप जी, तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार सोनी है और मेरा जन्म 15 नवंबर 1977 को जयपुर में हुआ था जी। मेरी शिक्षा 12th तक जयपुर में हुई थी जी। तो मैं उस समय मैं एकदम नॉर्मल था जी। 90 के दशक में, 90s में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जी। उसके पश्चात मेरे को ऑप्टिक अट्रोफी हो गई। ऑप्टिक अट्रोफी? हाँ, ऑप्टिक अट्रोफी यानी वो नर्व जिसके माध्यम से आपकी आंखों तक ब्लड पहुंचता है। ओके ओके। वो नर्व्स चोट लगने के कारण डैमेज हो गई, तो उसमें प्रॉपर वे में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था जी। तो मेरा विजन बहुत ही धीरे धीरे सने सने लॉस हुआ जी। अचानक नहीं हुआ। और मैं एक्चुअली बहुत नोटी था, बदमाश था और थोड़ा सा ये था कि लापरवाह टाइप का। तो मैंने ये चोट के बारे में घर वालों को बताया नहीं था, मैं यहाँ पिटाई होगी। हाँ, तो एक्चुअली ना समझ तो समय मेरी ये तो कोई 12-13 साल थी जी। और उसमें और हमारे तो वैसे भी सोनारों में यही होता है कि भाई बस पढ़ लिया थोड़ा बहुत, 8वीं 9वीं 10वीं जी। संभालो, अपना काम करो जी। तो बस इतना। बस मेरे फादर का जो था कि नहीं बेटा, उनकी एक दूर दृष्टि था, ये थी कि बस बेटा तू पढ़ जी, क्योंकि फ्यूचर पढ़ाई का ही जमाना है जी। उन्होंने शायद अपने अनुभव से महसूस कर लिया था जी। तो बस
जैसे ये हादसा हुआ तो अच्छा, उससे पहले क्या कि मेरी दीदी को पोलियो हो चुका था। अच्छा। हाँ, मेरी बड़ी दीदी थी जी मैं, उसके बाद और एक मेरा छोटा भाई। जी। छोटा भाई क्या 6-7 महीने का था तभी मेरे ताऊजी को बहुत दे दिया, बड़े वाले। अच्छा तो जयपुर में रहते हैं जी। तो बस। और क्या कहूँ सर, घर घर की कहानी है जी। कि कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। जी बिल्कुल मनोज भाई। मम्मी भी फिर बीमार रहने लग गई, मैं भी बीमार था, दीदी का भी ये, और कमाने वाला एक। और फिर आप जानते हैं दुकानदारी है और है, फिर बिजनेस में लॉस होने लगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जब आप अपना पूरा टाइम हॉस्पिटल में देने लगो तो वहां तो सब पैसा कैश चलता है। बिल्कुल। वहां तो कोई ये भाव था कुछ होता ही नहीं, वहां तो बोला भाई सही 500 रुपए फीस तो 500 रुपए देने पड़ते हैं। जी। तो बस धीरे धीरे फिर ये हुआ कि बिजनेस लॉस होता गया। और फिर यानी इस चोट लगने के बाद मुझे पता चलने लगा कि रिश्तेदार क्या होते हैं। वास्तविक दुनिया से परिचय हुआ मेरा। ये तो मेरी दुनिया बिल्कुल अलग थी सर। जी। मैं सोचता था सब अपने हैं, ये सब रिश्तेदार मेरे अपने हैं, इतने प्यार से बात करते, लेकिन जब मुसीबत आई जी। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, सब दूर हो गए। अच्छा, तो इतनी कम उम्र में मनोज भाई आपको ये सब एहसास हो चला था मतलब? हाँ सर, यानी वो जो जिस तरह से उनका नेचर बदला ना, मैं सर कल्पना नहीं कर पाया कि भाई ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। और जब इंसान को दुख एकदम से आता है तो लगता है मैं ही इस दुनिया में दुखी हूँ। जी। उसको अपना दर्द बड़ा दिखता है जी। और जब कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता। अच्छा, पहले इतनी सारी जानकारी भी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं था कि इस तरह के स्कूल होते हैं या होते हैं। तो पापा ने खूब भागदौड़ की, क्योंकि सर इस दुनिया में दो ही लोग ठगाते हैं, या तो रोगी या भोगी। रोगी को बता दो सब इधर इलाज है तो पेरेंट्स अपनी हैसियत से ज्यादा इलाज कराने की कोशिश करते हैं। जी। तो मेरे फादर भी सब जगह जहां बताया भी ये डॉक्टर बढ़िया, ये डॉक्टर बढ़िया है, तो ये समझो कि मेरी बीमारी तो स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आई। जी। और मैं थोड़ा पैरालाइज भी हो गया था सर। अच्छा। हाँ, यानी मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। मैं चल नहीं पाता था, ऐसे चलता था चलते चलते गिर जाता था। जी। ऐसे लगता था जैसे ड्रिंकर चल रहा है। जी। तो यानी 14-15 साल की एज में पापा ने मुझे फिर से उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आप सोचिए उस पिता पे क्या बीती होगी क्या। और ऊपर से फिर आर्थिक तंगी जब शुरू हो गई, लोग का मन बुटाव, रिश्तेदारों का जो नजरिया, जो कमेंट्स, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर। जी जी। 95 आते आते सर मेरा विजन बिल्कुल ही एकदम बहुत, ये समझो 80% विजन लॉस हो गया था मेरा। जी मनोज भाई जी। यानी मैं प्रिंट नहीं पढ़ पाता था। जी। और उस समय फिर मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर ने बोला क्लाइमेट चेंज करो आप। जी। तो फिर मेरा ननियाल था सरदार शहर, अच्छा। चूरू डिस्ट्रिक्ट में। जी। हम फिर वहां शिफ्ट हो गए। जी। 12th में 2 बार फेल हो गया मैं, ओहो। क्योंकि हमको ये पता नहीं था कि मेरे को राइटर मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो मैं पेपर, अच्छा, मतलब एक तो विकलांगता तो आई, साथ में जो सुविधाएं या जो जानकारियां होनी चाहिए वो नहीं थी परिवार में। बिल्कुल नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी। तो बस ये था कि पापा ने ये रखा कि बस पढ़ाई नहीं छुड़ाई मेरी, कि नहीं तू पढ़ेगा कुछ भी हो, चाहे तू 2 बार फेल हो चाहे 3 बार हो, तेरे को पढ़ाई नहीं छोड़नी किसी भी हालत में। बहुत खूब जी। और मेरे मन में ये था कि यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी मैं उसमें टीनेजर में था, और आप जानते हैं सर टीनेजर में क्या आवेग होता है, क्या तूफान होता है। जी जी जी। तो बस ये था कि ये क्यों हो गया, अब तो जीवन लाइफ खत्म है, कुछ नहीं हो सकता, ये भाव था। क्योंकि आंखें हैं तो सब कुछ है, ये भाव था। कुछ भी नॉलेज नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। बस थोड़े मामा जी भी हेल्पफुल थे, तो उन्होंने पूरी काफी जानकारी की, काफी मदद की। फिर मेरा सर्टिफिकेट बना और फिर मुझे 97 में राइटर मिला जी 12th में, और फिर मेरे को राइटर मिलने शुरू हो गए जी। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा हिम्मत बंधी जी। लेकिन जो नजरिया था, एक हमारे कमल जी सर थे, वो मेरे को पढ़ाने आते थे जी। तो मैं बड़ा बड़ा लिख लेता था उससे, यानी रोता था। यानी पहले सर पढ़ने में इच्छा नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि खाए पिए बस किया, स्कूल से आए, बैग फेंका, खेलने चले जाते थे। आंखें जाने के बाद पता चला ये तो शिक्षा तो दिया है,
जिससे हमारे अंधेरे में रोशनी आ सके। बिल्कुल। उस बात का एहसास हुआ, मैं बहुत रोता था, हे भगवान मेरे तो थोड़ी देर के लिए रोशनी देते, मैं पढ़ लूं। जी। क्या कहूँ सर, वो जी। लेकिन परिवार का सबसे बड़ा बहुत बड़ा योगदान रहा सर जी। उन्होंने हमेशा संबल बनाए रखा। जी। और ग्रेजुएशन के पास की सर मैंने 2000 में, तो टीवी पर एक बार NIVH का नाम सुना पहली बार। अच्छा, यानी लगभग 23 साल की उम्र में। हाँ, 23 साल की उम्र में पता चला कि NIVH एक राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान है, वहाँ ऐसे काम होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी कार्यक्रम किए जाते हैं। तो फिर मैं जयपुर आया एक बार, तो मुझे बताया लंगर जी के बालाजी के रास्ते में नेत्रहीन कल्याण संघ है, तो उस संस्थान के बारे में पता चला। जी 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 जी। तो वहाँ आया, तो कुछ समय वहाँ रहा। तो वहाँ दौलत राम जी थे जो चेस बहुत अच्छा खेलते थे। उन्होंने पहली बार बताया कि दृष्टिबाधितों को पढ़ने के लिए एक, जैसे बोले भगवान हमारे लुई ब्रेल साहब जी 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 बिल्कुल, जिन्होंने ये लिपि तैयार की है, इसकी वजह से हम दृष्टिबाधित ज्ञान के सागर में गोता लगा सकते हैं। पहली बार उस लिपि को मैंने वहां महसूस किया, पढ़ा। फिर NIVH का फॉर्म भरा और NIVH पहुंच गए। जी। एक्चुअली उस समय सर मैं एवरेज ही था, एकदम ब्रिलियंट बच्चा नहीं था मैं पढ़ाई में, क्योंकि स्टार्टिंग से खेलकूद पे ही ज्यादा ध्यान रहा था मेरा। फिर तो वो भी टूट गया। लगभग मैं ये असेंबली से चोट लगने के बाद 3-4 साल ऐसा हुआ कि मैं घर में ही कैद रहा, मैं बाहर जाता ही नहीं था जी, मेरे को डर लगता था। अच्छा। नहीं तो मैं इतना बेखौफ एक लड़का था सर कि मैं 1-2 मंजिल से कूद जाता था। पहले छोटा था तो खेल में कुछ नहीं होता था, बेखौफ था। लेकिन ये प्रॉब्लम होने के बाद एक ऐसा डर आ गया कि ये क्या हो गया। NIVH में रहा, वहाँ एक्चुअली बताया गया कंप्यूटर कोर्स उस समय स्टार्टिंग ही चला था सर, जॉस के माध्यम से। वो सब इंग्लिश में हुआ, सारा इंटरव्यू XYZ। पोस्ट थी केवल कोई 5 या 10 एक पोस्ट थी, और कैंडिडेट थे तकरीबन 25-30, और उसमें साउथ के बच्चे सबसे ज्यादा थे जी। तो वहां नहीं हुआ। तो वहां कुछ लोग थे, अरविंद थे और रविंद्र जी थे, 2-3 जो साउथ के थे, उड़ीसा के। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो वो जो हो गया सो हो गया, अब रोने से या बैठने से कुछ नहीं होगा। और वहां जाकर हिम्मत मिली सर कि इतने लोगों को जो मैंने देखा, और यार ये भी है, इनको प्रॉब्लम है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, यार इनको तो बिल्कुल नहीं दिखता, मेरे को थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो टोटल ब्लाइंड ताश भी खेल रहे हैं, मैं तो अचंभित हो गया, भैया ताश कैसे जी। तो मेरे लिए बहुत एक एक्साइटमेंट था यार, यानी बहुत खुश हो रहा है जी। आपकी जॉब कौन से सन में लगी मनोज भाई? सर 2012 में लगी थी। अच्छा, 2012 में आप ग्रेड बने। तो इसी बीच में हम चंदा जी से बात करना चाहेंगे। चंदा मैम, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप भी अपने बारे में बताएं संक्षेप में। जी, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। चंदा सोनी हूँ, प्रॉपर शिवगंज से बिलोंग करती हूँ जी। मेरी फैमिली बड़ी है, 4 ब्रदर हैं, हम 2 सिस्टर है जी। मदर फादर सभी हैं। एक्चुअली क्या है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही नहीं, शुरू से एक अच्छी फैमिली में जन्म हुआ मेरा जी मैम जी। तो बोर्न से मेरा पोलियो प्रॉब्लम नहीं था। जब हमारे यहाँ पर पोलियो वायरस फैला था जी मैम, उस समय मेरे पोलियो की चपेट में मैं आई थी। अच्छा। तो पहले 1 लेग हुआ, फिर बोथ लेग, फिर 1 हैंड, फिर बोथ हैंड, फिर पूरी बॉडी में जो मेरे को पोलियो दोनों हाथ और दोनों पैर पोलियो ग्रस्त हैं। अभी नहीं है सर, उस समय मतलब उसकी चपेट में आ गई थी। एक्चुअली क्या है, मेरे जन्म के 9 महीने की थी तब मैं चलना सीख गई थी। काफी बचपन की कलेक्शन भी है जिसमें मैं चलते फिरते फोटो है। जब साल भर की हुई ना, तो पोलियो वायरल फैला था हमारे साथ जी मैम। तो उस समय मैं पोलियो ग्रसित हो गई थी। तो मम्मी ने कहा कि हमेशा तो बच्ची उठ के आ जाती है, आज क्यों नहीं आई उठ के जी, जी, जी। तो हो सकता है बच्चे छोटे होते हैं, जितने भी होते हैं, मम्मी ने उठाने की कोशिश की पर मैं गिर रही हूँ। मम्मी ने 2 थप्पड़ भी लगाई कि आज क्यों जिद कर रही है, पर वो मतलब पोलियो हो गया था, उस वजह से वो कैपेसिटी थी नहीं कि मैं खड़ी हो जाऊं। फिर मम्मी ने तुरंत मतलब फोन किया, क्योंकि उसके पहले मुझे 2 दिन पहले फीवर आया था, और वो फीवर एक्चुअली पोलियो वायरल का ही था। तो उसमें वो क्या, कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगा दिया था, उसकी वजह से वो मतलब पोलियो ग्रसित हो गई।
जी। तो मम्मी ने फिर पापा को बोला, पापा ने उसी कंपाउंडर को बुलाया, मम्मी खूब लड़ी कि मेरी बेटी को आपने ऐसा कैसा इंजेक्शन दे दिया। जी। तो फिर पता चला धीरे धीरे कि भाई ये पोलियो नाम की एक बीमारी है जो अपने यहाँ फैल चुकी है और काफी लोग चपेट में आ रहे हैं। जी। तो अहमदाबाद ले जा रहे थे हम, मुझे जाते जाते फिर मतलब पूरी बॉडी मेरी पोलियो ग्रसित हो गई थी। जी। तो उस समय मैं तो काफी छोटी थी, ना समझती, मतलब बोन से ही समझ लो आप इस चीज को। फिर अहमदाबाद लेके गए, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, मन मुझे ट्रीटमेंट दिया गया, तो मेरी पूरी बॉडी तो मैनेज हो गई, पर बोथ लेग में मेरा पोलियो रह गया। अच्छा। उसके बाद हम घर आ गए, फिर सोचा कि बच्ची अब हो गया तो हो गया। फिर पढ़ाई मेरी कंटिन्यू रखी गई। पढ़ाई में भी मेरे को काफी दिक्कतें आई, वैसे फाइनेंशियली और पारिवारिक मुझे तो समस्या नहीं आई, लेकिन कई साधनों का अभाव था, जाना आना, कैसे पढ़ना। और देखो पेरेंट्स जो होते हैं अनसिक्योरिटी फील करते हैं कि भाई हमारी बच्ची को तकलीफ नहीं हो, क्योंकि शुरू से फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, इजी रही हुई थी मैं जी। तो फिर पापा ने मेरे को एडमिशन करवाया, कई बार जहाँ सुविधाएं नहीं होती थी फिर मुझे स्कूल चेंज करवा दी। इस चक्कर में मतलब जिस एज में मुझे जिस क्लास में होना चाहिए था उस क्लास में मैं नहीं पहुंच पाई, हमेशा कहीं ना कहीं मैं पीछे ही रही। जी मैम। फिर धीरे धीरे फिर ट्रीटमेंट तो साथ में चल ही रहा था। लोग बोले कि यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, तो ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था। मैं खुद इतनी परेशान हो गई थी कि मैं हाथ जोड़ती थी कि अब मुझे कहीं नहीं जाना। जी मैम। ऐसे करते करते मैं जो लोकल फिर मैं 5th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ी। फिर 6 के बाद मेरा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया। तो उस समय पापा ने ऐसी फैसिलिटी करवाई कि भाई रेगुलर डिग्री दे देना, मेरी बच्ची घर पे ही बैठ के पढ़ेगी, क्योंकि इलाज की वजह से डिस्टर्ब होती थी क्लासेस वगैरह। तो इसलिए तो 6 to 8 तक मैंने घर स्टडी की, पर रेगुलर डिग्री थी, तो वहाँ पे भी मेरा अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, स्कूल में भी परफॉर्मेंस। फिर मैं 9th में एडमिशन मैंने दूसरी गर्ल्स स्कूल में लिया, तो वहाँ डेली 9 to 12 तक मैंने पढ़ाई की। तो वहाँ मेरे डेली घर वाले, भैया, पापा, चाचा जी वगैरह कोई भी डेली मुझे छोड़ने आते थे, लेने आते थे। तरह से मैंने फिर 10th कवर करने के बाद सर मैंने 11th में साइंस बायो ली, मुझे बायो में बहुत इंटरेस्ट था जी। लेकिन हमारे स्कूल में साइंस बायो की टीचर चली गई, साइंस फैकल्टी जो बंद हो गई जी। फिर मैं बॉयज स्कूल में हमारे था जो कोएड स्कूल था, लेकिन पेरेंट्स ने स्थिति को देखते हुए कि बेटी को परेशानी होगी, कभी लेट हो जाएगा लेने में, लड़के भी होंगे वहाँ, इसलिए फिर मुझे साइंस से मैं चेंज कर लिया। फिर मैं आर्ट्स में आ गई। फिर मैं 12th तक हमारे स्कूल में शिवगंज से ही स्कूल में 12th तक अपनी स्टडी, मतलब रोज लेने आते थे फादर, भैया वगैरह कोई भी, और रोज छोड़ने आते थे, मतलब बस घर से स्कूल। इसके जॉब मेरा कब लगा मैम आपका? जैसा जॉब मेरा, और एक्चुअली सर मेरा जॉब गवर्नमेंट नहीं है। ओके। मेरा भी मैं प्लेसमेंट एजेंसी में हूँ। ओके। गवर्नमेंट स्कूल में। ओके। तो कितने साल हो गए अभी आपको? तो सर मैंने 12th तक, फिर यहाँ मेरे को सर 12वां साल चल रहा है। अच्छा। तो सर एक्चुअली क्या है, फिर मैंने 12th तक कंप्लीट करने के बाद फिर अब कॉलेज था नहीं हमारे शिवगंज में, तो मुझे आगे पढ़ने की इच्छा भी थी, पर मेरे फादर हमेशा मेरे फ्रेंडली बिहेव करते थे। उन्होंने मेरे को कभी कमी महसूस नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छी पर्सनालिटी रखो बच्चे, व्यक्तित्व अच्छा रखो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, मतलब मेरे सब शौक पूरे करते थे मेरे फादर। आप व्हील चेयर यूज कर रहे हैं शुरू से? हाँ जी सर। नहीं, व्हील चेयर तो मेरे कब लाई, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था ना 2009 में, तब मैंने ट्राई साइकिल परचेज की थी, क्योंकि जो यहाँ ग्राउंड बड़ा है तो यहाँ मुझे घूमने वगैरह के लिए, क्लास टू क्लास जाने के लिए फिर फैसिलिटी चाहिए थी। तो बाकी मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ने आए, लेने आए, कभी कोई गोदी उठा के ले गए, कभी कुछ, लेकिन मुझे कभी मतलब फर्श को छूने नहीं दिया। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बीच में भी कहीं ना कहीं मुझे अभाव लगता था, मुझे ट्रू लव का, मुझे जो फैमिली से ट्रू लव मिलना चाहिए था, जैसे ब्रदर से, माँ बाप तो चलो सभी के होते हैं, लेकिन जैसे ब्रदर वगैरह का जो प्यार मिलना था, भाई बहनों का जो प्यार, वो मुझे कभी नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं मतलब मुझे कमी लगती थी। जी।
कि नहीं भाई शायद मैं ऐसी हूँ इसलिए मुझे, जबकि मेरे चाचा की लड़की को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था, तब भी मैंने अपनी भावनाओं को बहुत मतलब रखा, कंट्रोल करके रखा। मैंने कहा कुछ नहीं है, आज नहीं तो कल अपनी लाइफ को एक सक्सेस करना है। मुझे आगे पढ़ना था, कॉलेज नहीं थी। फिर हम लोग यहाँ विद्यावाड़ी, हमारे रानी फीमेल के बीच में विद्यावाड़ी कॉलेज है, वहाँ पे फिर गए एडमिशन लेने के लिए। तो बकायदा मेरे फादर को एडमिशन देने के लिए मना कर दिया कि हम एक हैंडीकैप बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते। जी जी जी, बहुत चुनौतियाँ वाकई में जीवन में रहती हैं, और कई बार जानकारी का अभाव, कई बार लोगों की नासमझी। ये दरअसल जो हमारा प्रोग्राम है, ये इसका नाम ही है हमराही, और ये आपके जो जीवन साथी की जो तलाश होती है, जीवन यात्रा होती है, और विवाह खासकर जब होता है, उस समय की परिस्थितियां, उस समय परिवार का जो माहौल रहता है, उससे संबंधित ये हमारा दरअसल कार्यक्रम है। तो जानना मैं यही चाहता हूँ मैम कि आप लोगों के जो विवाह की शुरुआत है या एक दूसरे को पसंद करने की है, वो बात कहाँ से शुरू हुई? जी सर, वैसे मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगी वापस। जैसे मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गई, मेरे को एडमिशन नहीं दिया गया। उस समय एक बार मैं बहुत टूट चुकी थी। फिर मैंने चैलेंज किया मैम से कि मैंने कहा आप मुझे बिना आजमाए आप मुझे कैसे कह सकते हो कि आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। मैं प्रॉब्लम फेस कर सकती हूँ, मैं मैनेज कर सकती हूँ। फिर मुझे 2 दिन का चांस दिया कि आप 2 दिन रहो, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो मैं आपको एडमिशन दे दूंगी। फिर मेरे को 2 दिन बाद वहाँ एडमिशन मिल गया, और फर्स्ट ईयर में मैंने मतलब कॉलेज टॉप कर दिया। तो मतलब वो मेरा बहुत अच्छा अचीव रहा वहाँ पर। जी, बहुत फिर बाकी कंटिन्यू रही। फिर मैंने बीएड भी की। तो बीएड करने गई, वहाँ भी मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जहाँ पे सुविधाओं का अभाव था, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। फिर मैंने प्रिंसिपल के पास गई, मैंने कहा सर एशिया की टॉप कॉलेज है जो बीएड विद्या भवन है जी, तो वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है। मैंने कहा या तो मैं बीएड करूंगी नहीं, या फिर आप मुझे सुविधाएं दो। तो क्या आपको कैसी सुविधाएं चाहिए? मैंने कहा यहाँ पर कहीं भी स्लैब बना हुआ नहीं है, कहीं रैम्प बना हुआ नहीं है। तो वहाँ के फिर ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल ने मिलकर, प्रोफेसर ने मिलकर वहाँ पर सारी जगह रैम्प बनवा दिए। तो मेरा वो बीएड जो है गोल्डन टाइम रहा मेरा पीरियड। फिर उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करती, और फिर मैंने यहाँ बागादनी में मैंने ज्वाइन कर लिया। और मेरी अपनी लाइफ को मैंने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था कि मुझे यहाँ रहना है, बच्चों को पढ़ाना है, जितना हो सकेगा मैं उनको दूंगी। तो इस जॉब में भी मेरा इशू हो गया, तो मुझे शिक्षा संकुल जयपुर में जाना पड़ा। और वहां पर मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई थी, लॉबी में क्रॉसिंग हुई थी। उनका लास्ट फोटो सेशन चल रहा था, और एक थर्ड पर्सन थे जो मुझे जानते थे, हमारे ब्लॉक से थे और इनके भी फ्रेंड थे। उन्होंने उनको थोड़ा आपस में इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई ये मनोज जी है और चंदा जी है। पर उस समय में मेरी प्रॉब्लम लेके गई थी, तो मैंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। ये 21 जनवरी 2017 की बात है। जी जी जी। और उस समय मैं इनसे देखा ना, तो मुझे इनकी प्रॉब्लम का पता नहीं चला, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम वो नहीं है ना, आंखों से पता नहीं चलता कि ये मतलब ब्लाइंड है या इनको दिखता नहीं। जी। हाइट, पर्सनालिटी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। फिर मैंने सोचा कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो मेरे से शादी क्यों करेगा जी। ऐसी थिंकिंग तो शुरू से ही बनी हुई थी सर। फिर 2 दिन में वहाँ ठहरी, ये तो लोग निकल गए थे फोटो सेशन करवाने। मेरे को आयुक्त महोदय से मिलना था, तो 2 दिन और मेरे को स्टे करना था। जब मैं वापस शिवगंज के लिए आ रही थी जयपुर से, अकेली थी उस समय, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बिठा दिया था गाड़ी में। फिर मैंने आते आते मैंने सोचा कि चलो इतना फोर्सफुली कहा है, मेरे फ्रेंड ने, मित्र थे हमारे यहाँ स्टाफ के, चलो क्यों ना बात की जाए, बातों से ही पता चलता है इंसान कौन कैसा है क्या। तो जब मुलाकात करवाई थी आपकी, तभी कह दिया था कि भाई ये भी शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, इतना नहीं था, बस मुझे फोन पे जरूर बताया था कि भाई उनको शादी करनी है, तो तुम क्या इंटरेस्टेड हो। एक्चुअली क्या सर, मेरे को शादी करनी नहीं थी जी। मेरे शादी जैसा कोई मतलब मेरे लिस्ट में नाम ही नहीं था, करनी ही नहीं थी शादी। जी, जी। और
वैसे ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई लिख के दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मस्तिष्क में एक इमेज बनी हुई थी कि मेरी शादी होगी तो मेरी पसंद से ही होगी और लड़का पढ़ा लिखा ही होगा, जॉब भी करेगा और मेरी लव मैरिज होगी। पता नहीं क्यों एक मानसिकता शुरू से बचपन से मेरे को जब समझ आती है ना, जब शादी जैसी चीज की, तब से मेरे मस्तिष्क में ये चीजें मेरे बनी हुई थी। और फिर इनसे मुलाकात हुई तो मैं अपनी प्रॉब्लम से गई थी तो इतना ध्यान नहीं दिया। आते वक्त फिर मैंने गाड़ी से काफी देर सोचा, मैंने कहा बात करूं, क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। फिर मैंने इनको फोन लगा दिया, मैंने कहा चलो मैं भी अकेली हूँ। तो फिर इन्होंने बोला हाँ हाय हेलो हुआ, फिर क्या आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? तो मैं तो बहुत चक्की रह गई, मैंने कहा डायरेक्ट शादी के लिए क्या? मनोज जी ने सीधे ही मतलब ये बात पूछ ली। क्या बात है, हिम्मत की मनोज जी। मैं तो शादी कब से बना था सर। अच्छा इनका तो उद्देश्य जॉब से पहले शादी का था सर। अरे वाह भाई मनोज जी, इतनी सीक्रेट बात भी बता दी आपने मैडम को जी। हाँ सर, एक्चुअली मैं जब 11 था ना सर जी, तो मेरे मन में यार शादी हो गई। हाँ तो मैम आप अब बताइए तो फिर मनोज जी से भी हम पूछेंगे जी। हाँ जी सर, फिर मैंने बात की काफी, तो उन्होंने पहले बोला शादी है। फिर मैंने एक बार फिर सोचा यार मेरे में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं हैंडीकैप हूँ। हालांकि मेरे साथ ऐसी कभी इतनी मेजर प्रॉब्लम आई नहीं कभी, क्योंकि कभी कांटेक्ट हुआ ही नहीं लोगों से, शादी जैसी दिमाग में मानसिकता भी नहीं थी जी। तो मुझे ऐसा कोई लगा नहीं। फिर मैंने बात की, फिर उन्होंने कहा आपको मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता है क्या जी? मैंने कहा कौन सी प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे 80% मैं दृष्टिबाधित हूँ, तो मेरा विजन लो है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब कमी मुझ में भी है 80% तो मैं सामने वाले में कमी क्यों ढूंढूं। फिर दूसरी बात सोचा कि हम दोनों की प्रॉब्लम इतनी ऑपोजिट थी कि शायद हम लोग मैनेज कर सकते थे जी। फिर मैंने कहा कि देखो डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, हम पहले अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे इस चीज में जी, ताकि कि आपके शौक, मेरे शौक, फैमिली के शौक और सब फैमिली अगर एंजॉय करती है किसी फंक्शन में तो एक खुशी भी रहती है जी। तो मैंने कहा आप अपने फैमिली से बात करना, मैं मेरी फैमिली से बात करूंगी जी। तो जब इनसे मेरी मुलाकात हुई उस समय तक मेरे फादर ऑफ हो चुके थे। अच्छा। और मेरे फादर को डेथ हुए 4 साल हो गए, और उस समय लगभग 6 महीने हुए थे मेरे फादर को। लेकिन मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि उनकी शादी कराए, लेकिन भैया लोगों ने इतना मतलब सपोर्ट नहीं किया फादर का। तो पापा का पैर हमेशा कदम पीछे छूट गए कि भाई नहीं, कल को मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे की प्रॉब्लम होगी तो भाई हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो फिर थोड़ा इस दौरान उनकी फिर वो कुछ कैंसर हो गया था फादर को, लीवर का, तो फिर वो डेथ हो गई थी उनकी। लेकिन शायद उनकी इच्छा थी तो मेरे से इनसे मुलाकात हो गई। और फिर मैंने कहा, हम लोगों ने अपनी अपनी फैमिली में बात की। शायद इनकी फैमिली को मैं पसंद नहीं थी क्योंकि मुझ में कमी थी, और मेरी फैमिली को भी शायद ये पसंद नहीं था कि भाई लड़के को दिखता नहीं, कि देखने के बिना तो कि दुनिया ही नहीं है। अच्छा। मतलब एक मानसिकता लोगों की बन जाती है ना, है ना। तो ये स्थिति थी। फिर मैंने कहा देखो आप सोचो, पहली बात आपकी है, अगर आप नहीं एग्री होते हो तो फिर हम हमारा डिसीजन ले लेंगे। फैमिली को इन्वॉल्व किया। फिर इन्होंने भी अपनी फैमिली से बात की, फिर इनकी फैमिली मेरे घर पे आई। लेकिन मेरे भैया मतलब आउट ऑफ स्टेशन चले गए। एक भैया आउट ऑफ स्टेशन चले गए, दूसरे वाले भैया ने बोला कि बड़े भैया नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा, तीसरे वाले ने कहा 2 नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं आऊंगा। ओहो। और चौथे वाला भैया जिसको मस्कुलर डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, मांसपेशी की विकृतता है उनको, तो वो मजबूर थे, तो वो तो वैसे ही जा नहीं सकते थे। और एक्चुअली वो मेरे से छोटे भी है भैया ही। अच्छा, बाकी 3 भैया मेरे बड़े, 1 दीदी और 3 भैया मेरे से बड़े जी। मतलब कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, उन्होंने ड्यूटी पूरी निभाई। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रू लव था, जो प्यार मुझे मिलना चाहिए था, वो प्यार मुझे कभी फैमिली से मिला नहीं, सिवाय मेरे फादर और मदर के। लेकिन आज मेरी जो भी लाइफ है वो मेरे फादर की वजह से। फादर ने मुझे ब्यूटी पार्लर जाने से कभी नहीं रोका, बकायदा वो मुझे शॉप करवाते थे, मुझे पार्लर छोड़ने आते थे, लेने आते थे, शॉपिंग करवाने लेके जाते थे, और फ्रेंडली बिहेव था। मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हुई मैंने उनको सारी शेयर की, अच्छी बुरी,
किसी लड़के ने मुझे प्रपोज किया नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो मैं भूल चुकी थी कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं 12th में पढ़ती थी, ट्यूशन जाती थी, तो वहां मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया था जी। प्रपोज किया था, तब मुझे लगा कि शायद हो सकता है ऐसी मानसिकता वाले लोग भी है इस दुनिया में जो मुझे भी पसंद कर सकते हैं। लेकिन वो इतनी डेयरिंग थी नहीं, छोटे भी थे, 12th में पढ़ते थे, और आपको पता ही है उस समय इतना, इससे 96 की बात है जी, तो उतना मतलब फ्रीडम भी नहीं थी भाई लड़कों से मिलना या ओपनली बात करना वगैरह, आना जाना था नहीं, पापा छोड़ने आते लेने आते थे। तो फिर मैंने उनको हाथ जी, और फिर मेरे को मेरा आगे स्टडी करना जी। और पोलियो की वजह से मैं विशाखापट्टनम डॉक्टर से भी काउंसलिंग की थी। उन्होंने कहा कि देखो भाई आपकी जो स्थिति है वो बैड ना हो जाए, इससे भी बुरी नहीं हो जाए, इसलिए आप अपने फोकस रखो अपनी स्टडी और करियर पे। मैं आपको आपकी डेयरिंग और आपकी हिम्मत को देखकर मैं आपको पर्सनली व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि इस ऑपरेशन के चक्कर में हो सकता है आपकी शारीरिक स्थिति और भी खराब हो जाए, तो बेटर ये है कि आप अपना करियर बनाओ। फिर मैंने वो 10th के बाद वो गांठ बांध ली और मैंने अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, फोकस किया और बीएड वगैरह की, एमए भी की, सब कुछ कर लिया। फिर इनसे मुलाकात हो गई और फैमिली डिस्कस भी चला, इनकी फैमिली मेरे को देखने भी आई, लेकिन भैया ने भाभीियों को रोका नहीं, लेकिन भैया लोग प्रेजेंट नहीं थे तो उनको बुरा लगा, मेरे जो सास ससुर को अच्छा नहीं लगा और लगना भी नहीं चाहिए। चलो ऑफिसली गेस्ट आते तो अवॉइड करते तो अच्छा लगता ही नहीं है जी। तो फिर निकल गए। फिर उनसे बात हुई होगी कि भाई हम तो एग्री नहीं है, और मैंने तो मेरे फैमिली को कह दिया था आप सब अलग रहते हो, मेरी जिम्मेदारी आप में से कोई नहीं ले रहा है। फादर मेरे जा चुके जो मेरे को सपोर्ट करते थे, मम्मी बुजुर्ग हो चुकी थी जी। और मेरा कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर मैं यहाँ से मुझे कोई निकाल देता है, क्योंकि सर प्राइवेट जॉब तो प्राइवेट ही होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था जहाँ मैं जा सकूं। फिर इनसे मेरी वो रास्ता आपको मनोज जी के साथ में कहीं ना कहीं नजर आया। मनोज जी जी बिल्कुल। और सर देखो ना, कहते हैं ना भगवान एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खोल देते हैं। मेरी जॉब में इशू हुआ था, मुझे रिलीव भी कर दिया था। उस सिलसिले में मैं जयपुर गई थी, तो जयपुर में मेरी इनसे मुलाकात हो गई। अगर शायद वो मेरी प्रॉब्लम नहीं होती तो मेरी इनसे मुलाकात नहीं होती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मनोज जी, हाँ जी सर, चंदा जी से हमने काफी विस्तार में जाना। थोड़ा सा आप बताएं कि आप लोगों के विवाह के समय क्या परिस्थितियां रही और इतनी एज तक आपको इंतजार क्यों करना पड़ा। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है आपसे कि लगभग 40 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, घर वालों ने क्या प्रयास नहीं किया या प्रयास करके वो हार गए या फिर क्या परिस्थितियां रही? देखिए सर, 32 साल की एज में जॉब लगी थी जी, ठीक है। उससे पहले मैं एक एनजीओ में काम करता था 2008 में जी। तो यानी 5-7 हजार रुपए को मिलता था, रहना खाना सब फ्री था जी। कुल मिला ठीक। उस समय से देखना शुरू कर दिया था, फादर ने देखना शुरू कर दिया था जी। तो मैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में कुंभलगढ़ में रहता था अक्सर इस समय जी। तो बस वही थी, क्योंकि सर मैंने जैसे बताया कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी हमारी, जी। तो बस वही था कि जो भी आता तो वही पूछता भी, लेकिन देखकर मुझे कोई जज नहीं कर सकता मेरी आंखों में प्रॉब्लम है सर जी। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आंखों का मूवमेंट होता है, बकायदा सब कुछ होता है, तो कोई जज नहीं कर पाता। कोई गौर से बहुत ध्यान से देखे ना तब उसको लगता है नहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं हमेशा साफ एंड क्लियर बताता कि देखो भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि रिश्ता कोई भी हो सर, अगर सच पे ना होना तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। सही है। तो मैं सबको ये बात बताता था साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो सबको पसंद आता था मैं, लेकिन बस ये था कि आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है तो है भाई, क्या कर सकते हैं। यानी आप देखिए जॉब लगने के बाद भी, यानी 2012 के बाद भी 16 दिसंबर तक, या आप देख लो मैं 150 लड़कियां देखी। अच्छा। 150 लोग देखने आए, यानी ऐड भी दिया था, सब दिया था, रिश्तेदारों को भी आया था। अच्छा। तो सब पसंद करते, समाज से भी थे, बाहर के भी थे, बाहर के थे, सब यहाँ तक था,
यहाँ तक था कि मान लो कोई डायवोर्सी है, कोई विडो है, कोई अगर बच्चा भी है, हैंडीकैप भी है, उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार थे। बाप रे बाप, 150। जी जी सर, रिकॉर्ड। मतलब ये तो। अरे सर, उसके अलावा मैं बताऊं, आपको बताऊं सर, मैं जैसे मेरी 12/9/2012 को जॉब लग गई थी, तो राजसमंद में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी जी। तो 1 महीने बाद ही मुझे डेपुटेशन पे एसएसए भेज दिया, सर्व शिक्षा अभियान देवगढ़। मैंने कहा यार, मैं हैंडीकैप आदमी हूँ, ये जिला मेरे लिए नया है, मेरे को क्यों भेजा जा रहा है। बाद में पता चला कि एक मैडम का 13 वाली में सिलेक्शन होने वाला है जी। वो पहले एजेंसी में है, वो अभी डीपीसी में एजेंसी में काम कर रही है और उसको यहाँ ज्वाइन करना है। अच्छा। तो ये पद भरा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये पद खाली दिखना चाहिए, तो मेरे को वहां से शिफ्ट किया गया। मैंने कहा यार, मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों करें अनजान जगह। चलो कोई बात नहीं, जॉब करनी थी, क्योंकि सर आप जानते हैं 2012 की जॉब में कितनी मुसीबतें थी। लोन मैडम के लिए आपकी कुर्बानी ली गई खुलना के बाद। हाँ, उनके लिए मेरी कुर्बानी ली गई। तो मैं कोई बात नहीं, जॉब करनी है यहाँ नहीं, वहां से ही कोई दिक्कत नहीं। तो उस खूब लोग आए थे, तो ऑफिस वालों का नजरिया नहीं, मिठाई मंगवाते और करते, और यानी बहुत क्यों नहीं होती शादी, क्यों नहीं हुई शादी, ये वो बातें बनाते, और जो भी आते उनको रेस्पॉन्स तो देते, नाश्ता कराओ सोनी, नाश्ता करो। अरे यार, सब हो जाएगा मेरे भाई। तो ये जो नजरिया था ना, सामने तो अच्छी अच्छी बातें और पीठ पीछे अरे अंधो आदमी है। अच्छा। हाँ, फिर वो फिर खुरसने की आदत होती है ना सर, अंदर ये क्या प्रॉब्लम है, कोई खानदान पे प्रॉब्लम है क्या। अरे यार, मैं खानदान वानदान की कहाँ बात आ, और कोई भी रिश्ता देखने आता तो जो देखता सर आप लिख के बताओ। मैंने कहा सर, मेरे को ऑलरेडी मेरे को प्रॉब्लम है, आपको साफ साफ बता रहा हूँ। तो यानी लोगों का जो नजरिया था ना, यार आपको ये है, आपकी स्थिति ये है, चल नहीं सकते, बस दौड़ के बताओ। जी वो मनोज जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। ये जो मतलब लड़कियां देखने की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो फिर घर वालों की और आपकी मानसिक स्थिति मतलब क्या चल रही थी उस समय, आप लोग क्या सोच रहे थे? मैं धीरे धीरे रिश्ते रिजेक्ट आपकी तरफ से हुए कि सब उन्हीं की तरफ से हुए? उन्हीं की तरफ से। हम तो हमारा तो एक्सेप्ट था। अच्छा, आपकी तरफ से सब कुछ एक्सेप्ट था? सब तो एक्सेप्ट था, लेकिन कुछ मान लो कुछ ऐसे रिश्ते भी आए थे जो जिनका जब हमने बैकग्राउंड चेक किया तो बहुत ही मनोज भाई, एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है, थोड़ा सा उसको भी स्पष्ट करना जरूरी है। तो ऐसे में बहुत सारे जो ये विवाह के लिए जो एजेंसियां बनी होती है, वहाँ पर पैसे वगैरह भी लगाए आपने, या उसकी ऐसी दिक्कत नहीं आई आपके साथ? नहीं, पैसे लगाए सर, पैसे भी लगाए। अच्छा। और पहले तो बोलते फ्री रजिस्ट्रेशन है जी, करवा दिया। 200-500 रुपए खर्च किए। उस समय सर 200-500 रुपए भी बड़े होते थे सर, मायने रखते थे। सही है जी। अब उसके बाद बोले आप 3000 जमा कराओ, 6000 जमा कराओ। ओ हो। अरे यार, मैंने कहा कि भाई सर, आप पहले कुछ बात तो कराइए, आप कुछ सेटलमेंट होता है तो आपको हम 20,000 दे देंगे। सही है, लेकिन वो विश्वास, उनको तो एडवांस चाहिए। ओहो। अखबार में खूब सारे इश्तिहार दिए। फिर पापा ने कई लोगों से सलाह ली, तो बोले यार इसकी उम्र बहुत ज्यादा है, उम्र कम करो। मैं पापा को बोला, पापा देखो ये गलती मत कर, उम्र कम मत बताओ। लेकिन वो माने नहीं जी। लेकिन मैं भी जिद का पक्का, मैं तो छुपाऊंगा। मुलाकात होती थी, कराते थे, मैं सीधा बोल देता था। तो लड़का लड़की मुलाकात में उसको साफ बताता, देखो ये बात है, ये स्थिति है जी। और मैंने कहा नौकरी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। आप सोचो, मेरे पास बैंक बैलेंस है, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, किराए के मकान पे रहता हूँ। तो इतना जरूर कह सकता हूँ कि सम्मान के साथ 2 पक्की रोटी और प्यार सम्मान जरूर मिलेगा। बाकी आपको धन है, प्रॉपर्टी है, या कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, वो मेरे पास नहीं। तो लोगों की मानसिकता यह थी कि भाई सब तरह का संभव, हमारी बच्ची गिलास इधर से उधर ना रखे। अच्छा, ये मानसिकता वाले लोग मैंने ज्यादा देखे। तो मनोज भाई, ऐसे में कई लोग ऐसे भी मिले होंगे परिवार में भी और नौकरी में भी, जो आपको ताने भी मारते होंगे या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इस तरह से कहने का प्रयास करते होंगे आपको? जी सर, मैं ये नौकरी जो लगा ना सर जी, इसके पीछे एक कहानी ये है कि मेरे रिश्तेदार, जब मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो 2000 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था जी। उसके बाद मेरे रिश्तेदारों ने एक बात कही कि भाई देखो, मेरे फादर, मैं भी वही था, तो मेरे फादर को मैंने बोला, तेरा बच्चा ऐसा हो गया है, बूढ़ा हो गया है जी, अब ये कुछ नहीं कर सकता जी, ये भीख मांगेगा। अच्छा। मेरे फादर को बोलते भीख मांगेगा, ये भीख मांगेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, ये भीख मांगेगा।
और तेरे पास पैसा नहीं है, तो ये वो फलान टीका, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि समझ रहे हैं हम बिल्कुल ना, मेरे पास जितना पहले के जमाने में सर, पहले के जमाने जी 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 मैं एक आपको बात बताना चाहूँ, पहले के जमाने में छोटा भाई बड़े भाई की बहुत कदर करता था सर। ठीक बात है। यानी बड़े भाई को अपने पिता के समान मानता था। तो मेरे पापा ने 25 साल उनके यहाँ केवल रोटी खा के, यानी कभी हिस्सा नहीं मांगा, कुछ भी नहीं किया। जो कमाते थे सर वही रखते थे जी। और जब अलग हुआ तो एक पैसा नहीं मिला। तो और जबकि मेरे पापा ने अपना छोटा बेटा उनको गोद दे रखा था, उनकी कोई औलाद नहीं थी जी। और उस छोटे भाई के दिमाग में ऐसा कचरा भर दिया हमारे प्रति की, यानी उसका हमारे प्रति वो जानता है ये मेरे मम्मी पापा है, बट वो बिहेव नहीं है। उसको ऐसे सिखा दिया कि वो ये बोलता है कि अच्छा हुआ मैं इनके साथ नहीं रहा, नहीं तो मैं भी हैंडीकैप हो जाता। अच्छा, यानी रिश्तेदारों ने ये कर दिया कि इन दोनों की वजह से, यानी इन माँ बाप की वजह से बच्चे इनके हैंडीकैप हैं। जी 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 जी। कौन माँ बाप चाहता है सर अपने बच्चों को हैंडीकैप बनाना? सही बात है, कोई नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस उस समय ये ठान ली। मैं बहुत रोया उस दिन जब वो ये बात कही कि तुम भीख मांगेगा। तो मैंने एक बात मन में ठानी, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। किसी भी हालत में भीख नहीं मांगूंगा, मेहनत करूंगा, चाहे चपरासी की नौकरी लगूं, लेकिन मैं भीख कभी नहीं मांगूंगा। तो ग्रेजुएशन के बाद एक ही लक्ष्य था सर, किसी प्रकार से जॉब मिले। तो बस जॉब की तलाश में भटकते रहे। फिर मुझे पता चला गंगानगर में विशेष शिक्षक का डिप्लोमा होता है, तो 3-5 महीने वो किया। फिर इस बीच बहुत सारे जी जी मैं कह रहा था, दरअसल जॉब के लिए तो संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार उन लोगों को आपने गलत साबित कर दिया। लेकिन मुद्दा यहाँ पर आपके जीवन साथी को लेकर के है, आपके जीवन को जो एक जिंदगी की गाड़ी कहते हैं ना, 2 पहियों से चलती है, तो उस बारे में थोड़ा सा आप चर्चा करें। हाँ, तो वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू है सर, क्योंकि मेरी फिर बाद में मानसिकता ये बन गई थी 2016 के आते आते कि मैं बिल्कुल खुन्नस और समाज के प्रति मेरा ये हो गया कि कुछ नहीं, मेरे को कोई समाज दुआ से इतना परेशान हो जाता है, सकारात्मकता आई जाती है जी। कि मेरे को समाज से कुछ लेना देना नहीं है। समाज को क्या किया आज तक, समाज में क्या किया इस समाज, तो मैं उसकी परवाह करूँ जी, क्यों परवाह करूँ उसकी जी। तो मैंने तो बस ये डिसाइड किया कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, चाहे उसको कोई भी तकलीफ, अगर उसने मेरी इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया तो मैं उसे अपने सर आंखों। अच्छा, ये वादा अपने आप से किया। हाँ, और मैं इस ट्रेनिंग में जहाँ इनसे मेरी मुलाकात हो रही थी ना, मैं एक्चुअली इस ट्रेनिंग में जाना ही नहीं चाहता था। मैंने अपना नाम कटवा दिया था। वहाँ पे आपको चंदा जी से मिलना था ना। हाँ हाँ, वही तो बताऊँ ना सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार कंप्यूटर की ट्रेनिंग हुई थी 16 के अंदर, आपके नवंबर में जी। तो उसमें मेरा नाम था, मैं चलो यार कंप्यूटर सीख लेंगे। तो वहां जाके मैंने जो व्यवस्था देखी और जो इस तरह से सीखना कि 10 में से 7 कंप्यूटर खराब जी, और यूं कुछ मजा नहीं आया। तो मतलब यार, ये मनोज भाई आप उस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं क्या, जो आकाशदीप अरोड़ा जी के? जी उस समय, हाँ जी उस समय की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो उस जिस रूम में हम थे उसमें जो एसी था वो खराब था, पानी टपक रहा था। मतलब दरअसल मेरे लिए जानना पड़ा इसलिए जरूरी रहा इस बात को, क्योंकि कई सारे लोग वहाँ गए हैं और इतने खुल करके अनुभव किसी ने अभी तक साझा नहीं किए, और जो भी कहा सबने सब कुछ अच्छा ही बताया अभी तक। उनका इनिशिएटिव, पर्टिकुलर रूप से उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बात वही है ना, सरकार का सपोर्ट या जो अधिकारी वर्ग है उसका सपोर्ट कितना मिलता है, बात ये है। जी वो भी बंधे हुए थे, हमने जब उनसे बात की ना उनसे, सर की एसी से पानी टपक रहा है सर, ये स्थिति हो रही है, खराब है। तो बोले, उन्होंने एक बात की, बोले मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जी। यानी मैटर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और सरकार के बीच में अटका था कि ये ठीक करवाएगी, वो ठीक करवाएगी, तो फाइल इधर से उधर जा रही थी। फुटबॉल उसका कोई सोल्यूशन नहीं, और सफर हो रहे थे हम ट्रेनिज, फुटबॉल की तरह। मेरा मूड खराब हो गया जी, तो मेरा मूड हो गया खराब। तो मैंने बोला यार क्या करना, और फिर थी एंड्रॉइड की ट्रेनिंग, की मोबाइल ट्रेनिंग। तो मैं यार मोबाइल तो मैं चलाता ही हूँ, वो मेरे को क्या ट्रेनिंग करेंगे। तो मैं बोला नहीं यार, नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूँगा जी। अचानक पता नहीं सर क्या हुआ कि तारीख थी 12 जनवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट थी, 12 से
21 जनवरी तक 10 दिन का ट्रेनिंग था, आवासीय ट्रेनिंग। मेरा नाम जैसे आया दिसंबर के लास्ट वीक में, तो मैंने बोला भाई मेरा नाम कटा दो मैडम, मेरे को नहीं जा। बोले ठीक है। फिर मम्मी पापा को कुछ अचानक काम हुआ और मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो वो जयपुर गए थे दिखाने के लिए। मैं बोले यार मैं भी चल लेता हूँ। तो मैंने फिर फोन किया डिस्ट्रिक्ट पे, भाई मैं जा सकता हूँ क्या? बोला हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई नहीं जा रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन सर बहुत आंधी तूफान चल रहा था और सीबीओ साहब बड़े लेट आए थे जी। और मैं तो मेरे को बोले रमेश जी कंसारा सर थे, बोले अरे मनोज जी भागो मत, दौड़ो मत, साइन में कर दूंगा, आप चिंता मत करो। जो रिलीव होना पड़ता था सर उस समय। जी जी। तो मैं फिर उस ट्रेनिंग में गया। तो वहाँ एक विजय जी थे जो सिरोही शिवगंज में पोस्टेड थे, विशेष शिक्षक थे वो भी जी। तो जो नाइट को हम बैठते थे तो चर्चा करते थे, तो बोले सोनी जी आपकी अभी तक शादी नहीं हुई आपकी शायद, क्या बात है? तो सर ये स्थिति है, मेरे को क्या है 2 फीट से ज्यादा दिक्कत जी, और ये स्थिति है, ये बात है। तो उन्होंने बात चलाई कि एक लड़की तो है बोले। अच्छा। उन्होंने मुझे तब तक नहीं बताई थी क्या है, बोले वो भी सुनारी है, सोनी है, आपकी कास्ट की। अच्छा जी। हाँ। मैं बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो बोले उसको प्रॉब्लम है थोड़ा, कोई बात नहीं। उस समय मेरे दिमाग में इतना नहीं था कि मैं करूँगा, ठीक है मिलने में क्या बुराई है। तो उससे तो बस मन में ये था कि चलो अपनी ट्रेनिंग में करें। तो 21 तारीख को सर हमारी विदाई का था, तो फोटो सेशन हो रहा था। तो लंच के बाद आप जानते हैं ट्रेनिंग में पहला दिन और आखिरी दिन कुछ नहीं होता, पहला दिन आने का, दूसरे दिन जाने का। तो उसी में लगे रहे। तो ये पहुंच गए थे, तो बोले आ गए हैं मैडम। तो ठीक कोई बात नहीं। तो ये ऊपर आ गए, इनके साथ इनका भतीजा था शैलेश जी। तो मुलाकात कराई, बोले नमस्ते नमस्ते किया, उनके भतीजे ने हाथ मिलाया। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपने उसके फोटो सेशन हो रहा था तो मैं फटाफट नीचे चला गया जी। और शाम को हम रवाना हो गए जी। तो नंबर हालांकि विजय ने दिए थे, लेकिन मैं बोला क्या बात करूं यार, कुछ नहीं। और मन में ये था यार इसको भी प्रॉब्लम है, मेरे को भी प्रॉब्लम है, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अब तक नेचर का कुछ पता नहीं था जी जी जी। 24 जनवरी रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे करीब जी मेरा फोन पर जी। तो उधर से इनकी आवाज आई जी। हेलो भाई हुआ, बातचीत हुई। तो मैंने कैसे बोला भाई आज गांव वापिस घर जा रही हूँ, नींद ना आ जाए इसलिए मैं, क्योंकि ये बस आगे सिरोही तक जाती जी। तो अगर मेरी आंख लगी तो मैं कोई बात नहीं, हम आपको सोने नहीं देंगे। मतलब मस्ती वहीं से शुरू हो गई जी। जी 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 जी। तो बस ये तो धीरे धीरे बातचीत हुई, इन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया जी। मैंने विजय को कह दिया था पहले ही, मैं यार मैडम से कुछ छिपाना मत, साफ साफ बता देना मेरे को ये प्रॉब्लम है। लेकिन उस बंदे ने मैडम को कुछ नहीं बताया। अच्छा अच्छा। तो मैं बस उनकी बात सुनता रहा, बात रहे। हमको सुबह 4 बज गए थे सर। वाह वाह वाह, पहली फोन पे बात सुबह 4 बजे। मतलब जितना समय आप विद्यालय में नहीं बिताते हैं उससे ज्यादा फोन पे बिता दिया, वो भी रात में बिता दिया सर। बिल्कुल सर, बहुत खूब बहुत खूब। तो आप दोनों हैं आज साथ में हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद भी हमें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा जी, दोनों ही फैमिली की वजह से तरफ से जी जी। मतलब इतनी समस्याएं, इतनी उम्र हो गई, इतनी लड़कियां रिजेक्ट हो गई, उसके बावजूद भी समस्याओं ने पीछा नहीं छोड़ा कुल मिलाकर के। और फिर आखिरकार तो हम विवाह कब हो गया आप लोगों का, मतलब वो शादी की डेट क्या रही? देखिए सर, 21 जनवरी 2017 को मुलाकात हुई थी जी। 16 मार्च 2017 को शादी कर। बहुत अच्छे, मतलब लगभग 1.5 महीने में। पौने दो जी। बहुत मतलब कोर्ट मैरिज की सर उदयपुर में। अच्छा, घर से भागकर। अरे वाह, मतलब घर से भागकर पड़ गया। हाँ, ये तो भाग के गए थे, बताइए। मैं तो दुल्हन बन के मेरे भतीजे के साथ गई थी। अच्छा। मैंने कहा मेरे सपने अधूरे नहीं रहे, मेरे भतीजा है बड़ा। हाँ। उसका फुल सपोर्ट रहा, आज वो मेरे भाई बराबर है भतीजा। उसने फुल सपोर्ट किया, फैमिली के अगेंस्ट जाके मेरे को सपोर्ट। चंदा मैम, अभी आप घर वालों के साथ ही रह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मतलब महीने भर का इशू था। हाँ। बाकी जब इनसे मिले ना सब तो नहीं, आपकी पोस्टिंग वही है जहाँ आपका घर है एक्चुअली? जी जी बिल्कुल, 2.5 किलोमीटर दूर स्कूल है। तो मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ मैम, आपने शुरू में जब कहा था, ये थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ मैं,
लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपका प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। जी जी सर। तो फिर आप दोनों साथ साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि प्राइवेट जॉब तो कभी भी छोड़ा जा सकता है। जी छोड़ा जा सकता है, लेकिन सर क्या है ना, मैं यहाँ ऐसे मन से जुड़ी हुई हूँ और थोड़ा सर फाइनेंशियल इशू भी है। मनोज जी की अच्छी खासी नौकरी है मैम, सरकारी नौकरी है सर, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और मतलब इसके अलावा भी सर एक चीज है कि और फिर मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ ना, तो फिर मतलब मेरे को जाने की इच्छा भी नहीं होती है सर। लेकिन मैम मनोज जी भी तो अकेले जीवन जी रहे हैं। हाँ तो सर अभी ट्रांसफर का चल रहा है तो ये मेरे को वहाँ ला रहे हैं। अच्छा के आप बुलाएंगे मनोज जी को, आपका जाना तो मुश्किल है यहाँ से। सर एक्चुअली क्या है ना, इनकी फैमिली के उधर से किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है। ये बात यही मैं एक्चुअली लाना चाह रहा था कि कारण कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण तो है ऐसा। और सर ये क्या हर जगह ट्रांसफर होता रहता है, तो इनका कोई मतलब इतना पहचान नहीं हो पाती है हर जगह, क्योंकि 2-4 साल रहते हैं फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर 2-4 साल। मतलब मनोज जी की फैमिली आपको आज भी स्वीकार नहीं कर पाई है, ये कहें? नहीं, लेकिन अब मेरा बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं सास ससुर। और मतलब एक्चुअली उन्होंने कहा कि हमारा मन, हम जो उम्मीद नहीं करते थे, तुमने हमारी उन उम्मीदों पे खरी उतरी हो, और वो वैसे बहुत रिगार्ड करते हैं, प्यार करते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली, ये मैं कल्पना नहीं कर सकती, उससे बेटर। अच्छा, तो और मतलब आप थोड़ा बहुत जैसे किचन विचन का काम है ऐसा कुछ कर पाते हैं या नहीं? जी सर बिल्कुल, खाना, झाड़ू, पोछे, बर्तन सब कर लेते हैं, क्योंकि किसी को सारा काम कर लेती हूँ सर। एक्टिवा है मेरे पास, मैं बैंक में खुद जाती हूँ, मैं सारा काम खुद करती हूँ, शॉपिंग में मेरी करती हूँ, परचेजिंग में किसी तो फिर व्हील चेयर थोड़ी यूज करनी पड़ती होगी आपको? व्हील चेयर तो यूँ है सर, जैसे ये ग्राउंड है, बड़ा है, अच्छा, तो यूँ घुटने के बल पे थोड़ी थक भी जाते हैं शारीरिक रूप से, तो इजी। अच्छा, क्या बैटरी वगैरह सब चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं? हाँ बिल्कुल सर, घर के काम भी मनोज जी को स्वादिष्ट भोजन भी खिला देते हैं और पीछे बिठा भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइएगा जरूर सर, मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत मनोज जी ने बताया नहीं ना हमको अभी तक। बिल्कुल सर, बाकी सर मुश्किल है तो किसकी लाइफ में नहीं है, प्रपोजल बहुत आए मेरे भी। जिस प्रकार आप दोनों का जीवन इतना खुशहाल तरीके से चल रहा है, हम ये कामना करते हैं कि जल्दी से मनोज जी आपके पास आ जाए और आप दोनों साथ साथ रहे, और जो मुश्किल वक्त था देखिए वो निकल गया। कहते हैं ना कि वो दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आए रे। तो वही वाली बात है कि अब आप दोनों समझदारी से और इतनी तकलीफें उठाने के बाद अपने जीवन को बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, साथ एक दूसरे का दे रहे हैं। मनोज जी आप हाँ सर, अब दोनों की मतलब इतनी ऑपोजिट समस्याएं हैं कि जब हम साथ होते हैं तो मैं उनकी आंखें बन जाती हूँ, वो मेरे पैर बन जाते हैं, तो हम पूरे हो जाते हैं अधूरे अधूरे। क्या बात है। और इस नोट पर मुझे लगता है आज का हमारा ये प्रोग्राम हम अंत कर सकते हैं कि जब हम साथ होते हैं तो हम पूरे हो जाते हैं। बहुत खूब, तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है आज तो, और आप दोनों से बात करते करते एक ऐसा संयोग बना कि आज हम आपसे कोई गाना भी नहीं सुन पाए। तो मनोज जी, जाते जाते आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में? बस यही संदेश है कि कभी हिम्मत ना हारे जी, और दुनिया में इतना गम है कि मेरा गम कितना कम है। क्या बात है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। वाह, बहुत खूब जी। और चीनू के लिए गाना है सर, 2 लाइन जरूर सुना। जरूर गुनगुना दीजिए, बल्कि हम तो कहते हैं ताकि जी जो गाना नहीं सुना उसकी कमी पूरी हो जाए थोड़ी बहुत। जी हाँ जी सर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, हम जी जी है। आगे की लाइन चंदा जी गाएंगी। जी गाना जी, क्या गाऊं मैं? जी गाइए। है कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, हम नवा। बहुत सर हमारा इस गाने पे सिर्फ कपल डांस भी है हमारा। बहुत मधुर आवाज है आपकी चंदा जी, और
सुरों में आप मनोज जी से ज्यादा अच्छी हैं। और सर मैं ये कहना जा रही हूँ, मैं दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि सामने वालों को मत सोचो कि सामने वाले बदले, खुद में बदलाव लाओ, सब बदल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, खुद में बदलाव लाओ तो बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। तो श्रोताओं, सुना आपने आज का हमारा ये हमराही का प्रोग्राम, जो कि हमेशा की तरह हर प्रोग्राम अलग होता है, हर प्रोग्राम की कहानी अलग होती है। आज भी हमारे दोनों हमराही बिल्कुल जुदा जुदा अलग अलग परिस्थितियों से, और लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये बात सही है, पेयर्स आर मेड इन हेवन, जोड़ियां ऊपर बनती हैं। इधर देखिए चंदा जी के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुई, जयपुर जाना हुआ, इधर मनोज जी ना चाहते हुए भी ट्रेनिंग में गए, और वहां बस थोड़ा सा दोनों के बीच में मैं मटक्का हुआ, और उसके बाद में आज देखिए दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी, यानी मान करके चलिए जब जिंदगी आपको कहीं पर ले जा रही हो, आपका मन नहीं हो, मुझे लगता है कि उस समय जिंदगी के साथ चल देना चाहिए। तो मिलते हैं श्रोताओं अगले रविवार किसी और हमराही के साथ। आपको ये शो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आप कमेंट्स कीजिएगा, और रेडियो मधुबन का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं 9414151415 पर दे सकते हैं, info@radiomadhuban.in पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लब के मंच पर भी आप अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन का ये साझा प्रयास है। तो श्रोताओं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM। और मनोज जी और चंदा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपका भी शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।